नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम नेपाल में जो संकट चल रहा है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास कई स्रोत हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, मतलब इतिहास से लेकर आज की जो जटिलताएं हैं और बाहरी असर क्या है वो सब। तो हमारा इरादा यही है कि इस पूरे मामले की परतें खोलें, देखें कि ये दशकों पुरानी राजनीतिक अस्थिरता, युवाओं का गुस्सा और ये जो राजशाही की वापसी की बात हो रही है, हाँ, और इसमें भारत और चीन जैसे देशों की क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेपाल राजतंत्र से गणतंत्र कैसे बना और वो सफर इतना उथल-पुथल भरा क्यों रहा। नेपाल का जो आधुनिक इतिहास है वो ज्यादातर तो शाह राजवंश के इर्द गिर्द ही घूमता है। 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने एक तरह से एकीकृत नेपाल की नींव रखी और फिर ये राजवंश 2008 तक चला, मतलब करीब 250 साल। काफी लंबा समय। जी हाँ, बिल्कुल। और ये व्यवस्था काफी हद तक आप कह सकते हैं निरंकुश ही रही 20वीं सदी के आखिर तक। फिर 1990 के दशक में लोकतंत्र के लिए बहुत जोरदार आंदोलन हुए। उस दबाव के बाद जो उस वक्त के राजा थे, राजा बीरेंद्र, उन्हें झुकना पड़ा और देश में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। मतलब राजा तो रहे पर उनकी शक्तियां सीमित हो गईं। असली ताकत संसद और सरकार के पास आ गई। पर जैसा अक्सर होता है, ये बदलाव भी वो स्थिरता नहीं ला पाया जिसकी उम्मीद थी। और यहीं से मामला और पेचीदा हो गया है ना। संवैधानिक राजतंत्र बना ही था कि कुछ साल बाद 1996 में माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने हथियार उठा लिए। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, राजशाही खत्म करो और एक समाजवादी गणराज्य बनाओ। और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था, ये तो पूरा एक दशक चला गृहयुद्ध था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आंकड़े बताते हैं कि इसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सोचिए समाज पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। यकीनन वो नेपाल के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत दर्दनाक दौर था। समाज में गहरी दरारें पड़ गईं। फिर आखिर में 2006 में एक और बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे जन आंदोलन 2 कहते हैं। इस बार गुस्सा राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने 2005 में सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली थी। तो इस आंदोलन ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया और फिर 2008 में जो नई संविधान सभा चुनी गई थी उसने भारी बहुमत से 240 साल पुरानी राजशाही खत्म कर दी और नेपाल बन गया एक धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य। और विडंबना देखिए, माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो सालों तक अंडरग्राउंड रह के लड़ रहे थे, वो इस नए गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसा आपने कहा, उस लड़ाई के जख्म बहुत गहरे थे और उनकी गूंज आज भी नेपाल की राजनीति और समाज में सुनाई देती है। गणतंत्र बन गया लेकिन स्थिरता वो फिर भी नहीं आई। हाँ। काफी बहस मुबाहिसे के बाद 2015 में नया संविधान लागू हुआ। इसमें देश को 7 प्रांतों में बांटा गया, संघीय ढांचा बना। शायद तब उम्मीद जगी होगी कि अब देश पटरी पर आएगा। हाँ, संविधान बनाना, संघीय ढांचा बनाना, ये बेशक एक बहुत बड़ा कदम था, प्रगतिशील कदम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर भी सब लोग सहमत नहीं हुए। खासकर जो देश का दक्षिणी मैदानी इलाका है, तराई क्षेत्र, वहां के मधेशी समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उनको लगा कि जिस तरह से प्रांतों की सीमाएं बनाई गई हैं, उससे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उनके अधिकार मारे जाएंगे। और इस नाराजगी ने फिर महीनों तक हिंसक प्रदर्शनों का रूप लिया। भारत से लगी सीमा पर जो जरूरी सामान की सप्लाई थी वो रुक गई। उसे आर्थिक नाकेबंदी कहा गया। इसने न सिर्फ नेपाल की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई, बल्कि भारत नेपाल रिश्तों में भी काफी कड़वाहट आ गई। तो ये सब इतिहास की कड़ियां हमें आज की स्थिति तक ले आती हैं। और आज जब हम देखते हैं तो एक चीज जो बिल्कुल साफ नजर आती है वो है लगातार बनी हुई राजनीतिक अस्थिरता। स्रोत बताते हैं कि पिछले 17 सालों में 13 से ज्यादा प्रधानमंत्री। ये आंकड़ा तो यकीन करना मुश्किल है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कोई सरकार टिककर काम ही नहीं कर पाती। नीतियां कैसे बनेंगी, कैसे लागू होंगी, एक दुष्चक्र बन गया है। सरकारें इतनी तेजी से बदलती हैं तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती। हर नई सरकार पिछली सरकार की नीतियां या तो पलट देती है या ठंडे बस्ते में डाल देती है। इससे विकास तो रुकता ही है, पर यह भ्रष्टाचार के लिए भी एक बहुत उपजाऊ जमीन तैयार करता है। जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार आज नेपाल में एक नासूर बन गया है, ऊपर से नीचे तक। हालत यह है कि नौकरशाही और यहां तक कि न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है। और इसी माहौल में हम देख रहे हैं युवाओं का गुस्सा।
इसे स्रोतों में जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। ये वो पीढ़ी है जो सूचना क्रांति के बीच पली बढ़ी है, पढ़ी लिखी है, दुनिया से कनेक्टेड है, लेकिन अपने देश में उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। विश्व बैंक का आंकड़ा है कि करीब 20% युवा बेरोजगार हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये लाखों युवाओं की हताशा है। हाँ, और ये हताशा तब और बढ़ जाती है जब वो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कैसे जो राजनीतिक इलीट हैं, उनके बच्चे, जिन्हें आजकल तंज में नेपो किड्स कहा जा रहा है, मतलब भाई भतीजावाद की पैदाइश, वो कैसे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि आम पढ़े लिखे युवा को भी मजबूरी में नौकरी के लिए खाड़ी देशों या मलेशिया जाना पड़ रहा है। सरकार ने जो हाल में टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, वो शायद एक तात्कालिक कारण बना उनके गुस्से को भड़काने का। उन्होंने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश समझा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनका गुस्सा सिर्फ इस बैन के खिलाफ नहीं है। ये गुस्सा तो दशकों की राजनीतिक नाकामियों, भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और सत्ता पर कुछ परिवारों के कब्जे के खिलाफ है। उन्हें लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम ही उनके लिए काम नहीं कर रहा। और इस पूरी निराशा के बीच एक ऐसी मांग उठ रही है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। वो है राजतंत्र की वापसी की मांग। गणतंत्र बने अभी सिर्फ 1.5 दशक ही हुए हैं और ऐसी मांग, ये क्या दिखाता है? ये वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है और एक गंभीर संकेत भी। ये दिखाता है कि मौजूदा राजनीतिक दलों और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे लोगों का मोहभंग किस हद तक पहुंच चुका है। जब लोगों को लगता है कि वोट देकर चुनी गई सरकारें भी स्थिरता, अच्छा शासन, विकास कुछ नहीं दे पा रही हैं, तो वो हताशा में दूसरे विकल्पों की तरफ देखने लगते हैं, चाहे वो अतीत का ही क्यों ना हो। कुछ लोगों के मन में ये बात बैठ रही है कि शायद राजा के ज़माने में ठीक है लोकतंत्र नहीं था या सीमित था, पर कम से कम देश में एक तरह की स्थिरता तो थी, कानून का राज था। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में जो आवाज़ें पहले कभी कभार दबी छुपी उठती थी, वो अब थोड़ी मुखर हो रही हैं। ये मौजूदा व्यवस्था की विफलता का एक बड़ा आईना है और ये निश्चित तौर पर नेपाल की राजनीति में एक नया, एक अप्रत्याशित और जटिल मोड़ ला सकता है। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच हम नेपाल के जो 2 बड़े पड़ोसी हैं, भारत और चीन, उनकी भूमिका को कैसे देखें? नेपाल की जो लोकेशन है वो उसे हमेशा से इन दोनों के बीच एक अहम बफर या कहें कि रणनीतिक मैदान बनाती आई है। निश्चित रूप से नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति ही उसकी नियति भी है और चुनौती भी है। भारत के साथ नेपाल के रिश्ते तो सदियों पुराने हैं, गहरे सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई संबंध हैं, लोगों के बीच रिश्ते हैं और एक खुली सीमा है करीब 1800 किलोमीटर लंबी। लेकिन इन्हीं गहरे रिश्तों के साथ भारत पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि वो नेपाल के अंदरूनी मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है, जिसे लेकर नेपाल में अक्सर एक सेंसिटिविटी रहती है, कभी-कभी नाराज़गी भी दिखती है। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में चीन ने नेपाल में अपनी मौजूदगी बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। खासकर उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, उसके तहत चीन ने सड़कों, हवाई अड्डों, पनबिजली परियोजनाओं, कम्युनिकेशन, इन सब में भारी निवेश किया है। चीन की आर्थिक और राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई है। अब ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, इसमें ये दोनों ही देश कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने प्रभाव को और बढ़ाएं। ये नेपाल की अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति के लिए एक बड़ा दबाव बन सकता है और ये भारत की पड़ोसी पहले नीति के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। क्या है, दबाव है, क्या कोई उम्मीद की किरण दिखती है? देखिए, रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है। नेपाल एक बहुत मुश्किल चौराहे पर खड़ा है। सबसे पहली जरूरत है एक स्थिर, ईमानदार और दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व की। ऐसा नेतृत्व जो आपसी खींचतान और सत्ता के खेल से ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचे और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। युवाओं में जो भारी बेरोजगारी और निराशा है, उसे दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नेपाल के पास पर्यटन, जल विद्युत जिसकी अपार क्षमता है और कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इनमें निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने की जरूरत है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करना होगा, क्योंकि यह विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। तीसरा, देश के भीतर जो सामाजिक और राजनीतिक दरारें हैं, उन्हें पाटना होगा। मधेसी समुदाय या दूसरे जनजातीय समूहों की जो शिकायतें हैं, चिंताएं हैं, उन्हें गंभीरता से सुनकर उसका समाधान निकालना होगा ताकि एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान बन सके।
और चौथा, संस्थागत सुधार। इस व्यवस्था में भरोसा फिर से कायम हो। और पड़ोसी होने के नाते भारत के लिए इस पूरी स्थिति के क्या मायने हैं? नेपाल में अगर कोई बड़ी उथल-पुथल होती है तो उसका असर तो भारत पे पड़ना लाजमी है। हाँ बिल्कुल। भारत के लिए नेपाल की स्थिरता सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। इसके कई पहलू हैं। पहला और सबसे फौरी है सुरक्षा का मुद्दा। जैसा मैंने कहा, 1800 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। अगर नेपाल में अस्थिरता बढ़ती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसका सीधा असर सीमा पार सुरक्षा पर पड़ेगा। अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जाली नोट, मानव तस्करी, ये सब गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत विरोधी तत्व या आतंकवादी समूह इस स्थिति का फायदा उठाकर नेपाल की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं। दूसरा पहलू है भू राजनीति का। नेपाल में अगर राजनीतिक शून्यता आती है या अस्थिरता बढ़ती है, तो ये चीन को अपना प्रभाव और बढ़ाने का मौका दे सकता है। चीन पहले से ही वहां काफी सक्रिय है। अगर नेपाल और ज्यादा चीन के प्रभाव में जाता है, तो ये भारत के सामरिक हितों के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए भारत को बहुत संभल कर अपनी पड़ोसी पहले नीति को आगे बढ़ाना होगा। नेपाल की मदद करनी होगी, उसके विकास में भागीदार बनना होगा, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि उस पर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप न लगे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाली बात है। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक असर भी है। नेपाल भारत का एक अहम व्यापारिक साझीदार है। अस्थिरता से व्यापार और भारत के निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। अगर नेपाल में आर्थिक हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत की ओर पलायन का दबाव और बढ़ सकता है, जिसके अपने सामाजिक और आर्थिक असर होंगे। और आखिर में यह भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है। भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को परिपक्वता और सम्मान के साथ निभाना होगा। नेपाल की संप्रभुता का पूरा सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को मजबूत करने में मदद करनी होगी। सिर्फ सरकारों के स्तर पर ही नहीं, बल्कि नेपाल के आम लोग, खासकर युवाओं, बुद्धिजीवियों, सिविल सोसाइटी, उनके साथ भी संवाद और संपर्क बढ़ाना होगा। वो जो एक पुरानी बड़े भाई वाली छवि है, उससे बाहर निकलकर बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ता बनाना होगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि नेपाल का संकट बहुत गहरा है और इसमें कई परतें हैं। इसमें इतिहास का बोझ है, पिछले 1.5 दशक की राजनीतिक नाकामी है, नई पीढ़ी की हताशा और गुस्सा है, और हाँ, राजतंत्र की वापसी जैसी अप्रत्याशित मांगें भी हैं। और साथ ही बाहरी शक्तियों का खेल तो चल ही रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं है, बल्कि ये नेपाल के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी संस्थाओं की गहरी कमजोरियों को उजागर करता है। इसका समाधान किसी जादुई छड़ी से नहीं होगा। इसके लिए लगातार, धैर्य के साथ और दूरगामी सुधारों की जरूरत होगी। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जो शायद हमें सोचने पर मजबूर करे कि नेपाल जैसा एक अपेक्षाकृत नया और नाजुक लोकतंत्र अपनी इन गहरी अंदरूनी चुनौतियों से निपटते हुए बाहर से पड़ रहे भू राजनीतिक दबावों का सामना कैसे कर पाएगा। क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं, जब वो खुद ही कमजोर हों, आम लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरी उतर सकती हैं? ये सवाल न सिर्फ नेपाल के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि शायद दुनिया के कई और संघर्षरत लोकतंत्रों के लिए भी मायने रखता है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।